नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम इसी क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुकेश माहेश्वरी जी की बुक का इतिहास का चैप्टर, और इसमें हम एमपीपीएससी से जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2 पार्ट मैंने अभी तक कंप्लीट किए हैं और उनमें मैंने एंशिएंट के बहुत सारे चैप्टर के छोटे छोटे बारीकियों को डिस्कस किया है, और साथ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर ज़रूर करिए ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सकें, और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। आप सभी का साथ हमारे साथ बना हुआ है, और इसी क्रम में हम अभी शुरू करते हैं सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश। देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने इस्लामिक राज्य की क्या करी थी, स्थापना करी। ये बात सभी लोग जानते हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने ही इस्लामिक राज्य की स्थापना करी थी। लेकिन सल्तनत का प्रारंभ ऐबक से शुरू हुआ, क्योंकि ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी एक लुटेरा था। उसका एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका शागिर्द था, जो कि उसके अंडर में काम करता था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से लूटपाट करके वापस गया तो उसने ऐबक को छोड़कर यहाँ पर गया, और उसने यहाँ पर उसको एक अपना जो है काम सौंप कर गया, और वो उसके जो है अंडर में काम करता रहा। जब दिल्ली पर ये सल्तनत का काम पे वो उसने अपनी सल्तनत बनाना शुरू करी, तो सल्तनत का आरंभ इसीलिए ऐबक के समय से शुरू होता है, जो दास वंश का प्रारंभ करता था, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का दास था और इसी ने ही दास वंश के का काम जो है प्रारंभ करा। ऐबक ने सन 1206 से लेके 1210 में ही पहले गौरी के भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को जीता। क्या था कि मैंने अभी कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत में था, उसने पहले मोहम्मद गौरी के भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में और बाद में सल्तनत के पहले शासक के रूप में भारतीय राज्यों को जीता था। तो ये क्या था, मोहम्मद गौरी का दास था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी गौरी और ऐबक ने हमले बोले। गौरी ने ग्वालियर के लोहंगदेव संरक्षण को हराया और ऐबक ने अंतिम चंदेल राजा परिमल देव को हराकर कलिंजर जीता था 1202 में। तो ये 2 बातें पता चल गई हमें। पहली बात, चाहे तो लिखते चलिएगा, पहली बात क्या हमें पता चली कि जो मोहम्मद गौरी ने उस ग्वालियर के लोहंगदेव को हराया था। ग्वालियर के लोहंगदेव को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परिमल देव को हराया था और उससे कलिंजर जीता था 1202 में। इसके बाद आ गए इल्तुतमिश, जिनका समय था 1210 से लेके 1236। इसने मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की। इल्तुतमिश ने क्या किया? मांडू जीता, ग्वालियर जीता और मालवा पर विजय प्राप्त की, और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पे लूटपाट करी थी। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का समय कितना था? 1210 से लेके 1236। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय कितना था? तो 1206 से लेके 1210। फिर इल्तुतमिश आए 1210 से 1236। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक थे, ने मांडू को लूटा था, और उसने ग्वालियर के एक गुंबद आकार का विश्राम गृह भी निर्मित किया था। उसने ग्वालियर में क्या किया था? एक गुंबद आकार का विश्राम गृह भी निर्मित किया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर का था, तो कड़ा मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा था। सुल्तान 1206 सुल्तान जो है 1296 से 1216 बनने के बाद, है ना, 1196 होगा वो, 1200 नहीं है। सुल्तान जो है वो बनने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी, उसने कालिंजर, भिलासा, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा, और 1305 में, ठीक है, 1296 से 1316 कहलाएगा ये, है ना, 1296 से 1316। 1305 में उसने मालवा के शासक मलहक देव को अपने सेनापति एन उल मुल्क के माध्यम से हराया था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का एक छोटा सा पार्ट जरूर है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मूवीज़ में भी अगर देखा हो तो अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को जो है रणवीर सिंह ने फरमाया है, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने जो है किरदार निभाया है। पृथ्वीराज चौहान मूवी यदि आप देखें
तो मैं उधर पे पुरानी जगह पे नहीं जाता हूँ, मूवीज़ जिनको पसंद है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है। तो हमें तो सिर्फ इधर देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। कड़ामानिकपुर का था, उसने हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिर को लूटा था, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन और विदिशा को लूटा। सुल्तान बनने के बाद उसने कालिंजर, भिलासा, चंदेरी, मांडू जैसे नगरों को लूटा। 1305 में उसने मालवा के शासक मलहक देव को अपने सेनापति एनुल मुल्क के माध्यम से हराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका समय था 1320 से 1325, के प्रांतपति ने दमोह में एक महल बनवाया था। किसने? तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने दमोह में एक महल बनवाया था, जिसका उल्लेख बटियागढ़ शिलालेख से में है। और राजकुमार जूना खां मोहम्मद तुगलक ने अपने इसी समय चंदेरी और मालवा पर पूर्ण आधिपत्य हासिल किया था। तो यहाँ पर अभी अपन को मिलता है कि जो दमोह में एक महल है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इसकी जानकारी हमें बटियागढ़ शिलालेख से मिलती है कि दमोह में जो महल है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। बटियागढ़ शिलालेख से ये पता चलता है। और राजकुमार जूना खां, जिनको मोहम्मद तुगलक कहते थे, राजकुमार जूना खां जिनको मोहम्मद तुगलक कहते थे, उन्होंने चंदेरी और मालवा पर पूर्ण अधिकार इसी समय कर लिया। तो समय था 1320 से 1325। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक जो कि समय था 1325 से 1351, बटियागढ़ के प्राणियों के लिए गौमठ और बावड़ी और बगीचे बनवाए थे, ऐसा संस्कृत अभिलेख में मिलता है। मोहम्मद तुगलक ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गौमठ, बावड़ी और बगीचे बनवाए थे। फिरोज तुगलक 1351 से 1389, इसका जिक्र दुलनीपुर सागर अभिलेख में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, लेकिन उस पर प्रभाव प्रधानमंत्री मेदिनी राय का था, और जो राणा सांगा के अधीन चंदेरी का शासक भी था। तो फिरोज तुगलक, इसका जिक्र जो है वो तुलनी अभिलेख में मिलता है। इसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समय मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, और इसका प्रभाव प्रधानमंत्री मेदिनी राय का था, और राणा सांगा के अधीन चंदेरी का शासक भी था, जो फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं। तोमर राजवंश जो था वो 14वीं और 16वीं सदी का कहलाएगा। तोमर राजपूत काल में भी स्थानीय शक्ति थे। तोमर क्या थे? राजपूत काल में भी स्थानीय शक्ति थे। बाद में उनका पतन हो गया था, है ना। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव थे, और इसने तैमूर आक्रमण का लाभ लेकर अपनी सत्ता स्थापित करी थी ना। तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो उसका लाभ लेकर इसने अपनी सत्ता स्थापित करी। वीर सिंह देव के उत्तराधिकारी क्रमशः उद्दरदेव और विक्रमदेव थे, है ना। उद्दरदेव और विक्रमदेव थे। विक्रमदेव के राज्यपाल ने 1402 में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेनापति मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण कर किले को जीतने का असफल प्रयास किया, और उसने पुनः आक्रमण किया तथा विक्रमदेव को धौलपुर के निकट पराजित किया। 1416 ईस्वी में खिजर खान ने विक्रमदेव से कर वसूलने के लिए अपने वजीर मालिक ताज उल मुल्क को भेजा। विक्रमदेव का उत्तराधिकारी डुंगरेंद्र सिंह 1424 में हुआ, और उसने प्रारंभ में ही मालवा के शासक मालवा के शासक उस समय कौन थे? हुसंग शाह ने ग्वालियर किले की घेराबंदी कर दी। हुसंग शाह से पीछा छुड़ाने के लिए डुंगरेंद्र सिंह को जौनपुर के शासक मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी, और उसे कर भी देना पड़ा। 1438 में डुंगरेंद्र सिंह ने नरवर के गढ़ को घेर लिया, जो कुछ समय मालवा सल्तनत के सुल्तान के अधीन था। और यद्यपि डुंगरेंद्र सिंह असफल रहा, परंतु बाद में नरवर तोमरों के अधीन हो गया, और डुंगरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी कीर्ति सिंह हुआ। इसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कभी जौनपुर तो कभी दिल्ली के मुस्लिम शासकों से मित्रता बनाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। मुगल संस्थापक बाबर ने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान के साथ करा दिया। कालिंजर का दृढ़ दुर्ग मुगलों के आधिपत्य में आ गया था।
कालिंजर का किला मुगलों के आधिपत्य में आ गया था और उसके पूर्व राणा सांगा को खानवा युद्ध में 1527 में परास्त कर उसने मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो बाबर ने जो 4 युद्ध लड़े थे, पानीपत का और खानवा का, चंदेरी का और घाघर का, ये जो 4 युद्ध लड़े थे उनमें से 2 युद्ध मध्य प्रदेश के थे। एक तो चंदेरी का युद्ध, उसमें उसने क्या है मेदिनी राय को 1528 में हराकर उनकी पुत्रियों का विवाह अपने पुत्रों हुमायूं और कामरान से करा दिया था। हुमायूं के बेटे बने फिर अकबर। कालिंजर का दृढ़ दुर्ग जो है मुगलों का आधिपत्य में आया और इसी के साथ उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराकर मालवा पर भी नियंत्रण कर लिया था। तो ये मुगल जो है संस्थापक बाबर की बात आ गई। आगे बढ़ते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि 1540 से 1545 तक इनका रिकॉर्ड था, ने हुमायूं को परास्त करके, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर सूर वंश की स्थापना की तथा मालवा, रायसेन, ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। किसने? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और उससे अपना मालवा, रायसेन, ग्वालियर जो है सब अपने अधीन कर लिया। रायसेन के पूरणमल को झांसा देकर मारा गया। रायसेन का जो पूरणमल थे, रायसेन के पूरणमल को झांसा देकर मार दिया गया, जो शहनशाह पर एक कलंक माना जाता है। जो क्या कहलाता है? शहनशाह पर एक कलंक माना जाता है। कालिंजर दुर्ग के घेरे के समय यद्यपि शेर शाह अंतिम दिन विजय हुआ लेकिन विस्फोट में मारा गया। अकबर पे चलते हैं। अकबर के समय मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया गया, है ना। मालवा के शासक बाज बहादुर पर अकबर के समय मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण किया गया और उसकी राजधानी मांडू, जो कि ऐश्वर्य के साथ रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रणय स्थल के रूप में विख्यात हो गई थी, बाज बहादुर को परास्त किया गया। वहाँ पर बाज बहादुर परास्त हुआ और रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। बाज बहादुर को अकबर ने अपने नवरत्नों में जगह दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय की महत्वपूर्ण विजय थी गोंडवाना। वर्तमान मंडला जबलपुर तक व्याप्त गोंडवाना राज्य की कीर्ति रानी दुर्गावती के समय चरम पर थी। अकबर के सेनापति आसफ खां के ने हमला बोला। दुर्गावती ने परास्त होने के पश्चात कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। दुर्गावती की समाधि बरेला के बनी है और उल्लेखनीय है कि गढ़कटंगा यानी कि गढ़मंडला के इस राज्य की स्थापना यादव राय ने खिलजी पतन के समय की थी और इसका उत्थान संग्राम सिंह के अधीन हुआ था, जिसने 52 गढ़ों के तक राज्य विस्तार किया था और उसने स्वर्ण रजत मुद्राएं चलाई थी। उसके पुत्र दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था, जो चंदेल राजकुमारी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर शासन संभाल रही थी और अकबर ने विजय के उपरांत गोंडवाना गौड़वंश के ही चंद्र शाह को अपनी अधीनता में सौंप दिया था। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के समीप धर्मत युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में हुआ, में औरंगजेब ने शाहजादा दारा को पराजित कर बादशाहत प्राप्त की थी, है ना। उज्जैन के समीप धर्मत युद्ध में औरंगजेब ने शहजादा दारा को पराजित करके बादशाहत हासिल करी थी औरंगजेब ने। कहाँ पर? धर्मत के युद्ध में। तो कैसे कोई पूछता है धर्मत के युद्ध के बारे में क्या जानते हो, तो धर्मत के युद्ध में क्या था? औरंगजेब ने अपने भाई दारा को हराकर बादशाहत हासिल करी थी। फिर आते हैं खानदेश। वर्तमान निमाड़ दक्षिण मालवा में विस्तृत दक्षिण का प्रवेश द्वार था। वर्तमान निमाड़ क्या था? दक्षिण मालवा का दक्षिण प्रवेश द्वार था और यहाँ फारूकी वंश दाऊद मीरन बहादुर ने शासन किया था। अकबर की अंतिम विजय खानदेश मानी जाती है 1600 ईस्वी में और दाऊद खानदेश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलो बढ़ते हैं बुंदेलखंड की तरफ। बुंदेलखंड में मुगल संबंध। बुंदेला से रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेलखंड छीना। बुंदेला के रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेलखंड छीना और खंभार वंश की स्थापना की। ठीक है, रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेला से बुंदेलखंड छीना। बुंदेला से रक्त सिंह सम्राट ने बुंदेलखंड छीन कर खंभार वंश की स्थापना करी और उन्होंने गढ़कुडर उत्तर प्रदेश राजधानी बनाया और इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम झुझोटी हुआ करता था। बुंदेला वंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड हुआ। ठीक है, तो बुंदेला के नाम पर इस जगह का नाम बुंदेला हुआ, नहीं तो ये पहले क्या नाम था? झुझोटी। ठीक है,
बुंदेला शासक सोहानपुर ने खंगारों की शक्ति का दमन कर बुंदेला राज्य की नींव कर डाली थी और इसकी राजधानी ओरछा थी। जब रामचंद्र शासक बना तब मुगलों का ध्यान बुंदेलखंड की तरफ गया, है ना। और उसके छोटे भाई वीर सिंह देव का दोस्ताना संबंध मुगल राजकुमार सलीम अकबर के पुत्र जहांगीर से था। सलीम के कहने पर ही वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, है ना। सलीम के कहने पर ही वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। सलीम जब जहांगीर के नाम से मुगल सम्राट बना तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा नरेश बनाया और उसके बाद जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ, ठीक है। और उसने शाहजहां के समय विद्रोह किया था, तो वीर सिंह देव ने ओरछा का नरेश बना और उसके बाद जुझार सिंह जो है ओरछा नरेश बने। और इनके जो भाई थे वो थे बुंदेला राजा हरदौल भी थे, ठीक है। चंपत राय का विद्रोह औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया। औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट चंपत राय ने विद्रोह किया। औरंगजेब की सेना से धीरे चंपत राय ने आत्महत्या कर ली थी। छत्रसाल का विद्रोह और स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी किया, है ना। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा और 1675 में पन्ना जीतकर उसे राजधानी बनाया। छत्रसाल ने मराठों से संधि करी। अंततः औरंगजेब ने जब 1707 में छत्रसाल की संधि की तो उसे राजा की उपाधि दी और इस प्रकार छत्रसाल स्वतंत्र शासक बना और बाद में उसने ओरछा को राजधानी बनाया। चलिए चलते हैं बघेल वंश मुगल संबंध। बघेल राज्य क्षेत्र का नाम भता था जो वर्तमान रीवा है। बघेल खंड के क्षेत्र में बघेल राजपूतों ने अपनी सत्ता उस समय स्थापित की जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के समय कर्ण बघेल के साथ कुछ राजपूतों कालिंजर क्षेत्र भागकर आए थे और यहाँ का प्रथम सोलंकी राजा व्यागदेव जो कि गुजरात से था और व्यागदेव के शासन के कारण ही क्षेत्र का नाम बघेल खंड पड़ा, है ना। व्याघ्रदेव के नाम पर ही इस जगह का नाम बघेल खंड पड़ा। और इस राज्य के एक शासक वीर सिंह देव की मित्रता सिकंदर लोदी से थी और उसके पुत्र बीरभान ने हुमायूं की चौसा पराजय के बाद सहायता की थी। राजा रामचंद्र के समय भता राज्य के दरबार में तानसेन जो है वो उनका मूल नाम तन्ना मिश्र या रामतनु पांडे रहता था। अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था और इसके अधीन कालिंजर दुर्ग में भी था और जो 1569 में मुगलों ने ले लिया था। भता राज्य विंध्य क्षेत्र के अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे और उन्होंने उसका विलय 1947 में भारतीय संघ में किया। मार्तंड सिंह रीवा के संसद भी चुने गए और रीवा के जंगलों से सफेद सिंह पकड़ने का पहला श्रेय मार्तंड सिंह को ही जाता है। चलिए चलते हैं आधुनिक इतिहास। सन 1732 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में निम्न 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ चुकी थी। एक तो थे इंदौर के होलकर राजवंश, धार से आनंदराव पवार वंश, देवास बड़ी पाती तुकोजी राव पवार से वंश, देवास छोटी पाती जीवाजी राव वंश और ग्वालियर सिंधिया वंश। जो पूछा जाने वाला होता है तो वो यही है कि ग्वालियर से थे सिंधिया और इंदौर से थे होलकर, धार से आनंदराव पवार, देवास से तुकोजी राव पवार और देवास छोटी पाती से जीवाजी राव वंश। तो आनंदराव पवार आनंदराव पवार जो है धार से, देखो धार जो है सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, मांडू जो है वो इस एरिया का है। तो धार जो है आनंद याद रखना। तो आनंदराव पवार धार से थे, धार वंश के जो है जिनने नींव डाली थी। देवास बड़ी पाती तुकोजी राव पवार वंश का था जो कि मराठा राज्यों की नींव पड़ चुकी थी। इसमें 5 जो मराठा राज्य थे इनके नाम हैं इंदौर से होलकर, धार से आनंदराव पवार, देवास बड़ी पाती से तुकोजी राव पवार, देवास छोटी पाती से जीवाजी राव वंश और ग्वालियर से सिंधिया वंश। तो ये सारे जो है मराठा राज्यों के जो नींव है उनके बारे में है। तो सबसे पहले चलते हैं होलकर वंश जो कि इंदौर से है। मुगलों के पतन के बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। मुगलों का जब पतन हुआ तो उसके बाद मालवा पर होलकर वंश का राज स्थापित हुआ। होलकरों को मालवा मराठा साम्राज्य के 5 सरदारों में विभाजनीकरण स्वरूप मिला था।
है ना। सन 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा के 5 महलों की सनद पेशवा से मिली थी और राज्य के इस भाग में मराठा राज शुरू हुआ। सन 1729 में धार देवास से पवार राज को भी सनद मिली, लेकिन सन 1730 में होलकरों को क्षेत्र का सर्वोच्च शासक स्वीकारा गया और सन 1731 में सिंधिया को ग्वालियर क्षेत्र का शासक स्वीकारा गया। पेशवा बाजीराव ने सन 1732 में मालवा सूबा होलकर, सिंधिया और पवार के बीच में विभक्त कर दिया। सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हार कर लौटे मल्हार राव होलकर की मालवा में स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई और सन 1766 को उसकी मृत्यु जिला भिंड के बाद माले राव होलकर राजा बना, लेकिन 1 वर्ष बाद वह चल बसा। तब उसकी माता अहिल्याबाई ने स्वयं शासन सन 1767 में संभाला और सन 1797 तक उसने अपने 30 वर्षीय शासनकाल में इतनी परलोककारी कार्य किए जो जनता के मध्य वह लोकप्रिय हो गई और उन्हें तुकोजी होलकर नामक सेनापति ने शासन कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। माता ने राज्य भर में कुएं, बावड़ियां, प्याऊ, धर्मशालाएं आदि अधिक संख्या में बनवाया। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की माता अहिल्या देवी भगवान शंकर की उपासिका थीं और धार्मिक रूप से वह अत्यंत सहिष्णु थीं। उनके दरबार में सबको न्याय मिलता था। कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रिय पुत्र को न्याय के लिए हाथी के पैर तले उसे कुचलवा देने का निर्णय दिया था और सन 1797 में माता अहिल्या ने अंतिम सांस ली। अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन संभाला, जो कि उनके क्या थे, सलाहकार थे। देवी अहिल्याबाई का शासन काल 1767 से 1797 तक रहा और देवी अहिल्या द्वारा राजधानी महेश्वर बनाई गई थी राजवाड़ा के अतिरिक्त। सन 1770 अहिल्याबाई ने इंद्रपुर यानी इंदौर की स्थापना करी थी। राजधानी महेश्वर से इंदौर पुनः स्थानांतरित हुई और 3 नवंबर 1818 को, तो कहा जा सकता है कि महेश्वर से इंदौर राजधानी कब बना, तो 3 नवंबर 1818 को बना। गदर जो कि 1857 को समर्थन देने वाले होलकर राजा थे, उसमें तो तुकोजी राव द्वितीय ने गदर में 1857 के जो गदर युद्ध हुआ था, मतलब जो उसमें तुकोजी राव द्वितीय ने क्या किया था, अपना समर्थन दिया था। होलकर अंतिम मराठा शक्ति थे जो ब्रिटिश सत्ता से परास्त हुए थे। वेलेजली के समय सन 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई। वेलेजली के समय सन 1805 में क्या हुआ, राजपुर घाट की एक संधि हुई। इसमें यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा। क्या हुआ, जो यशवंत राव होलकर थे उनको चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड का भाग उन्हें छोड़ना पड़ा। किसमें, राजपुर घाट की संधि में, जो कि वेलेजली के समय हुई थी। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन 6 जनवरी 2018 को हुई, जो कि संधि के द्वारा हुई। ब्रिटिश सत्ता के अधीन होलकर राज्य को प्रथम दीवान तात्या टोक थे और इंदौर के रेसिडेंसी एरिया को इंदौर के प्रथम औद्योगिक विकास श्रेय महाराज तुकोजी होलकर को दिया गया। तुकोजी राव के समय ही इंदौर में रेलवे का परिचालन 1875 में शुरू हुआ। किंतु आगे की बात है कि सन 15 अगस्त 1797 को उनकी मृत्यु हो गई तुकोजी की और उसके पश्चात काशीराव, यशवंतराव प्रथम, तुलसाबाई तीनों मल्हार राव होलकर के नाम पर शासन किया और अंतिम राजा तुकोजी तृतीय के समय इस राज्य का विलय मध्य भारत प्रांत में हुआ। होलकर वंश तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने सन 1857 के गदर में क्रांतिकारियों का गुप्त समर्थन भी किया था। आइए चलते हैं सिंधिया वंश पर। ऊपर जैसा बताया गया है कि सन 1731 में मालवा का एक भाग सिंधिया को मिला। उसके शासक थे राणोजी सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। सन 1729 में अमझेरा के युद्ध में राणोजी ने वीरता से प्रदर्शन किया और पुणे दरबार में राणोजी को होलकर वंश का समान भागीदार दी गई और उन्हें उज्जैन, शाजापुर, सुजालपुर आदि क्षेत्र प्राप्त हुए। सन 1766 में उत्तर भारत की आय में बंटवारे से पेशवा सरकार को 46% और होलकर और सिंधिया प्रत्येक को 21% भाग होता था और वर्ष 1945 में राणोजी की मृत्यु के पश्चात
सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महदजी सिंधिया सत्तासीन हुआ। सन 1761 में पानीपत युद्ध से भागकर आए महदजी सिंधिया ने लोकेंद्र सिंह जाट से ग्वालियर को किला छीन लिया था 1765 में। महदजी वीर योद्धा और कुशल शासक थे। कौन थे? महदजी जो थे वो वीर योद्धा और कुशल शासक थे। महदजी ने ही ग्वालियर साम्राज्य की क्या करी थी? स्थापना करी थी, और उन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट पद पर शाह आलम को बैठाया था और उस पर अपना नियंत्रण दिया था। शाह आलम का उन्हें महदजी को अपना वकील प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो महदजी जो थे वो ग्वालियर के सम्राट बने थे, और सन 1794 में दौलत राव सिंधिया महदजी के उत्तराधिकारी बने। तो महदजी के उत्तराधिकारी कौन थे? दौलत राव सिंधिया। दौलत राव ने उज्जैन के स्थान पर लश्कर ग्वालियर को अपनी राजधानी सन 1810 में बना लिया। उसके बाद जाकोजी, जयाजीराव, माधवराव प्रथम, जीवाजीराव शासक बने। जीवाजीराव के समय ही मध्य भारत के राजाओं को एक संघ बना और उसका जिसका नाम मध्य भारत देकर भारतीय संघ उसके विलय का प्रस्ताव हुआ। मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया ने 18 मई 1948 को शपथ ली। जीवाजीराव के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया, और महाराज जीवाजीराव सिंधिया का विवाह राजमाता विजयराजे से हुआ। विजयराजे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। मृदुला सिंह ने एक रानी ऐसी भी का नाम से राजमाता विजयराजे की जीवनी लिखी है, और ये इंपॉर्टेंट है। एक रानी ऐसी भी, ये मृदुला सिंह की रचित कहानी वो बुक है, उसे राजमाता की जीवनी लिखी हुई है। और राजमाता जी जो विजयराजे सिंधिया है वो सागर जिले से हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधिया घराने ने सन 1857 में गदर में अंग्रेजों का समर्थन किया था, और मई 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य भारत राज्य में प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजीराव सिंधिया को शपथ दिलाई थी। आइए महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो विद्रोह सन 1857 के समय ग्वालियर महाराज जीवाजीराव थे। जीवाजीराव ने विद्रोहियों के स्थान पर अंग्रेजों का समर्थन किया था। सिंधिया वंश के अंतिम शासक ने लंदन से ग्वालियर पर शासन किया था। अंतिम सिंधिया महाराज जॉर्ज जीवाजीराव ने ग्वालियर रियासत पर का विलय भारत संघ में किया था, और जॉर्ज जीवाजीराव जो हैं उन्होंने 18 मई 1948 को मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख बनाए गए थे, और उन्होंने अपने राज प्रमुख के रूप में 1956 तक शासन किया था। 1857 के प्रमुख नायक, आइए पढ़ते हैं। विद्रोह और विद्रोह से जुड़े उल्लेखनीय तथ्य। शेख रमजान जो कि सागर से थे, इनके नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। क्या किया? शेख रमजान जो कि सागर से थे, इनके समय इनके नेतृत्व में अश्वरोही सैन्य टुकड़ियों ने सागर में विद्रोह किया। तो सागर का विद्रोह क्या था? अश्वरोही सैन्य टुकड़ियों में ने जो है विद्रोह सागर में विद्रोह किया शेख रमजान के नेतृत्व में। फिर आता है शंकर शाह जो कि साकिर शाह या गढ़मंडला से थे। इन्होंने तथा इनके पुत्र ने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया और उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था शंकर शाह को। तो शेख रमजान सागर से थे, इन्हें अश्वरोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया, और इनके नेतृत्व में अश्वरोही जो घोड़े पे चलते हैं सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया शेख रमजान के नेतृत्व में। शंकर शाह जिन्हें साकिर शाह कहते थे, गढ़मंडला से थे। इन्होंने और इनके पुत्र ने गढ़मंडला की स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाया और इन्हें तोप से उड़ा दिया। राजा ठाकुर प्रसाद जो कि राघवगढ़ के किशोर राजा ने विद्रोह किया था राघवगढ़ के किशोर राजा ने विद्रोह किया था, और आजीवन इन्हें कारावास हुआ राजा ठाकुर प्रसाद को। श्री बहादुर देवी सिंह, इन्हें बहादुर या देवी सिंह, श्री बहादुर या देवी सिंह कहते थे। ये मंडला में विद्रोह करने पर इनको फांसी दी गई थी। शहादत खान जो कि इंदौर के समीप महू की छावनी में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह का बिगुल बजाया था, शहादत खान थे। रानी लक्ष्मीबाई जो कि कालपी में तात्या टोपे व रानी की संयुक्त सेना ने यूरोज की सेना से पर हमला बोला, और रानी ने अपने लोहा लेते हुए अपने आप को शहीद हुआ और अपने आप को शहीद कर लिया। सुरेंद्र राय जो कि संबलपुर राज्य के शासक, एक महान योद्धा, उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तक आए। तात्या टोपे कानपुर, झांसी, ग्वालियर से थे। नाना साहेब के साथ मिलकर तात्या टोपे जो कि नाना साहेब से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, और इन्हें जो है शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी सन 1959 को।
भीमा नायक जो कि मंडलेश्वर से थे, इन्होंने निमाड़ में जनजातियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई से की युद्ध में सहायक थीं और कटार घोंपकर इन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी। टंट्या भील जो कि खरगोन से थे, टंट्या भील उनका जन्म 1842 को खरगोन के विरी गांव में हुआ था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत में भाग लिया और बहन सुरेखा से राखी बंधवाते समय सन 1888 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। ग्वालियर के बारे में महत्वपूर्ण ऐसा ऐतिहासिक तथ्य सुनिए। देखिए, गुप्तेश्वर यानी ग्वालियर के उत्खनन से यहाँ मानव निवास के साक्ष्य 40-50 हज़ार वर्ष प्राचीन हैं। तो मैंने इस चीज़ के लिए पहले ही बताया था। देखो कि जो मध्य प्रदेश का ऊपर का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, ये लौह युगीन संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जो कि 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। मैंने इसके लिए वीडियो के सेकेंड पार्ट में आप इसको अच्छे से पहले पार्ट में पढ़ पाओगे। तो गुप्तेश्वर जिसे ग्वालियर को कहा जाता है कि उत्खनन में मानव निवास के साक्ष्य मिलते हैं। यह लोह युगीन सभ्यता से जुड़ा हुआ था और इसमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ऐत्रेय ब्राह्मण ने में मध्य देश का उल्लेख, जिसमें ग्वालियर का भी शामिल है, ये भी हमने बताया था। जिसमें श्री कृष्ण ने क्या किया था, जो कि दतिया के जो दतिया जिसके नाम पर दंते करके कुछ बंदे का वो उसका राक्षस का नाम था, उसको श्री कृष्ण ने मारा तो वो भागकर जो है ग्वालियर के जो है जंगलों में पहुंचा, इसलिए जो वहाँ वो इस जगह का नाम उसी के नाम पे पड़ा। नागवंश में पद्मावती को राजधानी बनाकर यहाँ कई वर्षों तक शासन किया नागवंशों ने। ग्वालियर अभिलेखानुसार यहाँ मिहिर कुल हूणों ने भी शासन किया था। राजपूतों ने प्रतिहारों ने ग्वालियर को हराकर तेली मंदिर का निर्माण कराया था। तो राजपूतों ने प्रतिहारों को जब हराया था तब तेली मंदिर बनवाया था। चंदेलों ने कच्छाप घाटस को ग्वालियर में अपना शासक नियुक्त किया और कच्छाप घाटस को ही सास बहु मंदिर और कनक मठ निर्माण का श्रेय मिलता है। तो किसने बनाया सास बहु मंदिर? सहस्त्रबाहु मंदिर बोलते हैं जिसको, सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहु मंदिर कच्छाप घाटस ने बनाया था। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई थी और उसके वंशज वीर सिंह तोमर ने सन 1394 में तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर में की थी। इब्राहिम लोदी ने विक्रमाजीत से ग्वालियर छीन लिया था और बाद में यह जो है मुगलों के अधीन रहा। रणोजी सिंधिया ग्वालियर के पहले मराठा सरदार बने और इसके पूर्व माधवजी सिंधिया पेशवा और प्रशासक नियुक्त हुए थे। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर जाटों से छीना था। सन 1857 और प्रमुख विद्रोह। चलिए, विद्रोह और उससे संबंधित स्थल: शेख रमजान सागर, टंट्या भील खरगोन, शंकर शाह गड़ामंडला, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर, शहादत खान महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, सुरेंद्र राय संबलपुर छत्तीसगढ़, तात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर, भीमा नायक मंडलेश्वर, रानी अवंती रामगढ़, झलकारी बाई झांसी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका, गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षिका और श्री बाज बहादुर देवी सिंह जिसे कहते हैं उसका नाम मंडला से। आप पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी या आंग्ल मराठा से संबंध। इस वीडियो को हम अगले वीडियो में लेते हैं क्योंकि सल्तनत का जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसको लेते हैं ताकि ये सेक्शन हमारा जो है प्रॉपर पूरे तरीके से हो सके। तो अगले चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध से लेके प्रमुख विद्रोह, महाकौशल से लेके हर एक चीज़ के बारे में पूरी डिस्कस। बुक बहुत अच्छी है और इस चीज़ को मैं पढ़ने में इंजॉय भी कर रहा हूँ। आप सभी इतिहास के मुकेश महेश्वरी के इस बुक को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। चैनल यदि आपको पसंद आया हो तो आपको सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं नई बुक्स से लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को लेकर आता रहता हूं। फिलहाल में मैथ जो है अभी हम शारदा अंक गणित से पढ़ रहे हैं और मैथ का भी जो चैप्टर है उसमें बेसिक से शुरू किया हुआ है। तो अभी हमारा जो इनिशियल चैप्टर चल रहा है वो भी हमारे साथ है और साथ में MBPSC से जुड़े हुए तथ्यों में अभी हम 2 बुकों को लेकर आने वाले हैं और नई, जो कि जो वर्णवाल की बुक रहेगी और भी मुकेश महेश्वरी की जो है वो
वो हिस्ट्री हमारे साथ चल रही है। तो यदि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं कि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे पास आपके शेयर करने से ही हमारी जो पावर है, हमारे जो मतलब नई नई चीज़ें लाने की इच्छा है वो बढ़ती है, और हम उसमें आपको बेहतरता के साथ कुछ चीज़ें सुना पाते हैं, ला पाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। तो आते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।